वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं प्रशांत किशोर पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। देखिए, आजकल नीतीश जी को सब लोग पलटी मार कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें कही जा रही है। किसी ने मुझे लिख के भेजा है, जो सड़क सड़क के चले उसे सरकार कहते हैं, जो जनता की न सुने उसे बिहार कहते हैं, जो पलट पलट के पलटे उसे नीतीश कुमार कहते हैं, और जो सबको पलट के पलटे उसे प्रशांत किशोर कहते हैं। लोगों का नजरिया है, उसका सम्मान है, डेमोक्रेसी है। अगर लोग ऐसा समझते हैं तो मुझे अपने आचार विचार व्यवहार काम में और बेहतरी करने की जरूरत है। ये आरजेडी के एक लीडर ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पलटी मारना तो प्रशांत किशोर ने सिखाया, वो उन्हें लेके आए थे हमारे पास। पलटी मारना मैंने नहीं सिखाया, मैंने तो आरजेडी के साथ उनको एक साथ करके 15 में चुनाव जिताने में मदद करी। और मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप आरजेडी छोड़कर, ये पलटी मार वाली जो बात शुरू हुई है तो 2017 से शुरू हुई है, तब मैं नीतीश कुमार के साथ नहीं था, वो खुद से छोड़कर गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार पलटू मार हैं या उन्होंने पलटी मारी है, ये बात तो सर्वविदित है, इस पर कुछ बहुत टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। बिहार के परिप्रेक्ष्य से और अभी की जो घटना है उसके नजरिए से ये चीज जरूर है कि जितने अगर नीतीश कुमार बड़े पलटी मार हैं तो मोदी जी और अमित शाह भी कम पलटी मार नहीं। अभी 2 महीना पहले जाकर अमित शाह भाषण देकर आए हैं बिहार में बिना पूछे हुए, तब वहां कोई रजत शर्मा नहीं थे, खुद से स्टेज पर खड़ा होकर कहा बिहार के एक एक आदमी सुन लो, नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। तो हम एक जोक हमें भी लोगों ने भेजा है कि अमित शाह ने दरवाजा तो ठीक बंद किया था, सिर्फ चिटकिनी लगाना भूल गए थे इसलिए नीतीश कुमार फिर वापस आ गए। लेकिन लालू जी उस समय कहते थे कि नीतीश के पेट में दांत हैं। बिल्कुल, ये तो आपने कैसे दोनों को मिला दिया? मिलाया उस समय। देखिए, एक तो उनकी कुछ अपनी भी सोच थी, और उस समय जो 14 में मोदी जी का दौर था, मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल था वहां जीतना, और साथ में उनके आने से वो ताकत बढ़ी। उस चीज को हम लोग रैशनली और लॉजिकली समझा पाए और दोनों साथ में आए और साथ में चुनाव भी जीते। लेकिन वहां से नीतीश कुमार जी की जो है प्राथमिकताएं वो बदलती रही हैं, तो उसमें हम लोग कुछ बहुत कर नहीं सकते हैं। देखिए, सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं, मैंने मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में हमने जगनमोहन रेड्डी की मदद करी, वो जीत गए। अब मैं तो हूं नहीं, वो जब चुनाव जीते उन्होंने कहा भाई स्पेशल स्टेटस हमें चाहिए, हम भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम इक्वी डिस्टेंस रहेंगे। और जीतने के बाद अगर वो भाजपा के साथ चले गए तो लोग तो गाली हमें ही देंगे, देते ही लोग गाली। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं पंजाब का। आपको पंजाब में पहली बार जब मेरे दिमाग में आया कि ये काम मुझे नहीं करना है, वो क्यों आया? पंजाब में हम एक घटना हुई, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं वो अमरिंदर सिंह उस समय के मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। अमरिंदर सिंह से मिलने का उनको समय नहीं मिला, तो उन लोग धरने पर बैठे कि भाई जो कोई भी अमरिंदर सिंह से हम लोग को मिला देगा उसको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। उस समय एक आम आदमी पार्टी के जीते हुए एमएलए थे उस समय के, उन्होंने लिखा कि भाई जो आदमी अमरिंदर सिंह से इनको मिलाएगा उनको 1 लाख मिलेगा, जो प्रशांत किशोर को पकड़ के वापस पंजाब लाएगा उसको 5 लाख रुपए मिलेगा। क्योंकि यही आदमी है चुनाव से पहले कह रहा था घर घर कैप्टन हर घर कैप्टन, और अब चुनाव के बाद कहीं नहीं कैप्टन। तो मैंने स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया का लेकर राहुल जी को भेजा कि भाई चुनाव आप लोग जीते हैं, मुख्यमंत्री आपका है, नेता आपके हैं, और गाली हमें दे रहे लोग। तो मुझे इस बात का एहसास है कि जो काम हम लोगों ने किया उसमें कई बार जब नेता गलती करते हैं तो लोग गाली हम लोग को देते हैं। और लेकिन नीतीश जी के साथ आपका संबंध ज्यादा गहरा था। आज तो आप कहते हैं कि नीतीश कुमार मरा हुआ सांप है जो गले में लटकाएगा मर जाएगा। नहीं, वो राजनीतिक तौर पे देखिए, नीतीश कुमार से मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे। अब जब मैंने नीतीश कुमार से अलग रास्ता अपनाया तब भी मैंने कहा कि जब मैं नीतीश के साथ था तो मेरा और उनका पिता पुत्र का संबंध रहा है, करीब करीब। वो तो कहते हैं हमारे घर में आके रहते नहीं रहते ही, आज भी उनके घर में हमारे कपड़े सामान सब आज भी पड़े हुए हैं। अब जाते मिलेगा नहीं वो, अब वो चले गए, उनके सिलवाए हुए थे तो उनके पास रह गए। भगवान मतलब अच्छा है, अब उनका रास्ता अलग है। जब मैं पिछली बार उनसे मिला था तब मैंने उसके बाद निकल के ट्वीट भी किया था कि जो आप प्रस्ताव दे रहे हैं वापस आने का अब संभव नहीं है। आप लेकिन जिनके घर में रहे थे, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि पिता पुत्र का संबंध था, जिन्होंने आपको पार्टी में बड़ी जगह दी, उनके लिए आप कहते हैं वो धूर्त आदमी है। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो नीतीश कुमार थे जो चुनाव नहीं हारे थे 2014 में, उनकी पार्टी हारी थी लोकसभा में और उन्होंने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को बना दिया। जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार है जो चुनाव हार गए हैं, 42 एमएलए है, फिर कभी आरजेडी के साथ, कभी लालटेन के, कभी कमल के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो नीतीश कुमार है। आपको याद होगा जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नीतीश कुमार रेलवे मंत्री रहते हुए गैसल असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी, उसके बाद पद से इस्तीफा दे दिया। जिस नीतीश कुमार का मैं आज विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार हैं जो कोरोना काल में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई लेकिन घर से बाहर नहीं निकले। जो आज जहरीली शराब से 100 लोग की मृत्यु होती है तो हंसकर कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी उसके बारे में एक बिहार में समझ थी कि ये आदमी सुशासन के लिए, गवर्नेंस के लिए जाना जाता है, ये बिहार को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो नीतीश कुमार है जिनके राज को लोग अधिकारियों का जंगल राज बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, कई बार जब ये लोग सवाल पूछते हैं अरे भाई आप तो 5 साल पहले नीतीश के, आपने 10 साल पहले मदद की थी। लोकतंत्र आपको क्या बताता है? आप जिस नेता का, दल का भी मदद करना चाहते हैं, जिसमें भी आपकी आस्था है, श्रद्धा है, जिस पर भी विश्वास है, वो आप उनकी मदद कीजिए, उनको वोट कीजिए। लेकिन वो भरोसा और वोट 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। जब उनका काम अच्छा लगा उनके साथ खड़े हुए,
जब उनका काम अच्छा नहीं लगा तो वही लोकतंत्र और संविधान मुझे ये जिम्मेवारी देता है, बताता है कि नागरिक होने के नाते आप अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका उसी मजबूती से विरोध भी करें। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो रजत जी 5 वर्ष पे चुनाव होने की जरूरत ही क्या है? आपने एक बार मोदी जी की मदद कर दी, एक बार नीतीश जी को वोट दे दिया, आप जीवन भर उन्हीं को रहने दो। यहां सवाल रिश्तों का है। रिश्ते व्यक्तिगत है, लेकिन बिहार में जो आज स्थिति है, बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। वो मेरे और नीतीश के बहुत अच्छे रिश्ते हो या खराब रिश्ते हो उससे मतलब नहीं है। अब जिससे आपके अच्छे रिश्ते हैं उसको आप धूर्त और सांप कहते हैं। नहीं, मैंने खराब होंगे उसका क्या करेंगे? मैंने भले खराब हो जाए, मैं ये कह रहा हूं कि जो नीतीश कुमार, मैंने उनको धूर्त नहीं कहा, मैंने कहा कि जो वो कर रहे हैं वो विशुद्ध तौर पर राजनीतिक धूर्तता है। आप आज किसी के साथ गए, अभी कहा कि मैं तेजस्वी यादव यहाँ का भविष्य है, मैं अब तो मेरा जीवन का लक्ष्य है कि तेजस्वी यादव को बढ़ाऊंगा। अगले दिन कह रहे ये आदमी तो बिल्कुल बच्चा है, इसको कुछ नहीं, अब तो मैं मोदी जी के साथ रहूंगा। फिर 4 दिन के बाद कहिएगा कि अब तो नया मुझे सामाजिक न्याय वाले हम लोग सब सोशलिस्ट एक साथ रहेंगे। फिर अगले बार कहेंगे मैं तो हमेशा से भाजपा ही था। तो मैं इसको राजनीति, मैं उनके जो वो कर रहे हैं उसको राजनीतिक धूर्तता। वो ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर को मेरे पास अमित शाह ने भेजा था। अब देखिए नीतीश को जब आप हमको कैसे अमित शाह भेजेंगे? मैं तो अमित शाह के खिलाफ 2014-15 में जब मैं नीतीश कुमार की मदद कर रहा था तब तो अमित शाह के खिलाफ लड़ रहा था, तो अमित शाह ने खुद से भेजा नीतीश कुमार के पास और नीतीश कुमार ने मुझे अपने घर में जगह दे दी। तो ये नीतीश कुमार की समझदारी दिखाता है कि कितने बड़े बेवकूफ आदमी है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि नीतीश कुमार ने फोन करके, कई लोग कहते हैं बीजेपी के एजेंडे में, यार बीजेपी वाले इतने बेवकूफ तो नहीं है कि अपने एजेंट को बंगाल भेजते हैं दीदी की मदद करने के लिए और हार के चुनाव आ जाते हैं। तो पहले ये तय कर लो यार भाई कि किसका एजेंट बता रहे हो। अगर भाई हमारी समझदारी चाहे हो ना हो, मोदी साहब की राजनीतिक समझदारी पर तो किसी को डाउट नहीं है। वो इतने राजनीतिक समझदार तो जरूर हैं कि अपने ही आदमी को बंगाल भेजकर, बंगाल खुद क्यों चुनाव हार जाएंगे? अपने ही आदमी को नीतीश कुमार के पास भेजकर कहेंगे कि हमें हरा दो बिहार में। ऐसा कौन करता है भाई? 2022 में दोबारा से वो लालू यादव के साथ गए, उससे पहले आपसे बात की थी नीतीश कुमार की थी। जब 2022 में भाजपा को छोड़कर लालू जी के पास जाने का मन बना रहे थे तो दिल्ली आए थे और मेरे साथ 3-4 घंटे बैठे, मुलाकात भी करी, उन्होंने चर्चा भी की। उनका ऐसा मानना था कि मैं उनके साथ आऊं और ये महागठबंधन का चूंकि सफल प्रयोग 2015 में किया गया था तो मुझे उनके साथ आना चाहिए। उस समय मेरी चर्चा भी हुई, फिर मेरा मन बना नहीं और वो आगे बढ़कर वहां गए, उन्होंने फिर गठबंधन बना लिया। बनाने के बाद फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई ऑफिशियली और उन्होंने कहा यही बात कि फिर वापस आइए, हमारे पार्टी में रहिए, हमारा आगे आप देखिए। मैंने कहा सर अब ये नहीं हो सकता क्योंकि मैंने एक अपनी नई परिकल्पना लेकर अपना एक प्रयास बिहार में शुरू किया है और मैं उसी को करना चाहता हूँ। तो ये बात तो सही है कि दोबारा पलटी मारी, फिर आपसे पूछ के मारी? नहीं, पूछ के नहीं मारी, वो मुझे उन्होंने बताया। मैं अगर कन्विंस होता, अगर मैं सहमत होता तो जुड़ जाता उनके साथ। वो कन्विंस नहीं था कि ये काम सही होगा, इसीलिए क्योंकि मैंने उस समय उसकी वजह भी बताई थी कि देखिए 2015 में जो महागठबंधन, देखिए फर्क आप लोग समझिए, महागठबंधन जो 2015 में बना था वो चुनाव के पहले बना था। बिहार की जनता को ये बताएगा कि भाई ये महागठबंधन है, ये कार्यक्रम है, ये चेहरा है, ये सपोर्टिंग पार्टी है, वोट दो। उन्होंने मैंडेट दिया था। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो ऑथेंटिकेशन है वो तो जनता के हाथ में है। अभी जो महागठबंधन उन्होंने बनाया ये बिना चुनाव के बनाया, ये तो पीछे चोर दरवाजे से बना लिया, चाहे भाजपा के साथ बनाए चाहे आरजेडी के साथ बनाए। मैं इसके विरोध में हूं। आज उनको भाजपा के साथ जाना है या आरजेडी के साथ जाना था, साथ में जाओ, डिसॉल्व करो, चुनाव लड़ लो, क्या दिक्कत है? लेकिन प्रशांत जी अब नीतीश बाबू का तो ये सिस्टम बन गया है कि लोग कहते हैं कि दोनों ही पॉकेट में 2 लिखते हैं लेटर, एक में इस्तीफा और एक में नए मुख्यमंत्री का शपथ। और ये स्क्रिप्ट इतनी बार प्ले कर दिया गया है कि मतलब गए, इस्तीफा दिया और 3 घंटे के बाद फिर आके शपथ ले लिया। 9वीं बार एक ही आदमी शपथ ले रहा है। किसने लिखा है कि जितनी क्लास पढ़े हैं उतनी बार वो शपथ ले चुके हैं? जी, नहीं, लिखने वाले तो ये लिखा है कि तेजस्वी जी 9वीं क्लास भी नहीं पास हो गए, कम से कम 9 बार, ये तो 9 बार तो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार। लेकिन इस बार जो उन्होंने पलटी मारी है किसी को पता नहीं था? सबको पता था। मैं आपको, आप मेरे जितने भी वक्तव्य वहां मैंने मीडिया को दिए हैं, आपको पता था, ये मैं पूछ रहा हूं। बाकी जेपी के लोगों को वो तो उनका विरोध कर रहे थे, कुछ उनके बारे में कह रहे थे, लेकिन आपने कई महीने पहले ये कह दिया था। जी बिल्कुल कह दिया था। और अभी आपको एक और बात कह देता हूं कि अगला विधानसभा का चुनाव होने से पहले आज जो राजनीतिक फॉर्मेशन बिहार में है ये फॉर्मेशन रहेगा नहीं। या तो नीतीश कुमार खुद छोड़ के फिर कहीं चले जाएंगे, फिर पलटी मारेंगे, आज के जिस फॉर्मेशन में नहीं रहेंगे, या बीजेपी उनको हटा देगी लोकसभा के बाद। नीतीश कुमार के चेहरे पर, नीतीश कुमार एज ए डिक्लेयर्ड फेस ऑफ बिहार, सीएम फेस, इस पर चुनाव नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के लोगों की राजनीतिक समझदारी इतनी कम है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो आदमी भी नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेगा, नीतीश तो डूबेंगे, पूरी नाव ही डूब जाएगी। इसलिए वो होना, इसमें देखिए कई लोग आप जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुझे कोई अंदर से खबर है, ये तो राजनीतिक विश्लेषण का मामला है। मैं पीछे 8 महीने से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार और आरजेडी साथ में चल नहीं सकते हैं। दूसरा, मैं ये जान रहा हूं कि अगर वो साथ में लड़ेंगे तो लोकसभा में बड़ी हार होगी। आप जरा ये देखो, मैं क्यों 7 महीने से कह रहा था, अगर लोकसभा में वो आरजेडी के साथ लड़ते तो मैंने पब्लिकली कहा कि इनको 5 सीट भी नहीं आएगी। तो अगर आप नीतीश कुमार हो, लोकसभा में आपके 2-3 सीट आएगा तो 2 महीने के बाद आपकी सरकार भी जाएगी, आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा, पार्टी भी बर्बाद हो जाएगी। उससे अच्छा है थोड़ा ह्यूमिलिएशन ही सहो, पहले ही भाजपा में भाग लो। तो ये बात मैंने आपको इसीलिए 7 महीने पहले कहा कि उन्होंने जाति के आधार पर सर्वे कराकर समाज में रिजर्वेशन सारी बात करने के बाद उसका आकलन किया, देखा कि नीचे स्थिति बदल नहीं रही है, तो कहा भैया चलो सरेंडर करो। देखिए, हम जो सुन रहे थे कि नीतीश कुमार को जो इंडिया अलायंस है उसका कन्वीनर बनाया जाएगा या उनको प्रधानमंत्री पद का फेस बनाया जाएगा, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें उनको लेकर हो रही थी, आप कह रहे थे छोड़ देंगे, क्योंकि ये बातें ये उनके ख्याली पुलाव थे।
इंडिया अलायंस में जितने लोग बैठते हैं बड़े लीडर, शायद ही कोई ऐसा लीडर है जिनसे मैं व्यक्तिगत तौर पे ना जुड़ा हूं, जिनसे बात ना होती हो, चाहे वो एम.के. स्टालिन हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता दीदी हो, या जितने लोग उसमें हैं। और किन्हीं से बातचीत करने से मुझे ऐसा नहीं लगा कि दे आर गोइंग टू गिव नीतीश कुमार दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि नीतीश, देखिए इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, तो अगर कोई चेहरा होगा कांग्रेस से होगा, अगर कांग्रेस से नहीं होगा तो सेकंड दूसरा दल टीएमसी है, वहां से होगा, तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है। तो नीतीश कुमार को किस आधार पर चेहरा बना दिया जाएगा? मतलब ये लॉजिक की बात, ये तो उनके मन के ख्याली पुलाव थे कि भाई मुझे बना दिया जाए, किस आधार? जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, तो बिहार में जो स्थिति है, तो जो एक 2014 में चला कि भी पूरा देश चाहता है कि गुजरात जैसा विकास हो, आप मुझे बता दो रजत जी, किस राज्य में लोग कहेंगे कि भैया हमारे राज्य को बिहार जैसा बना दो? तो आप कौन नीतीश कुमार को अपना लीडर बनाएगा? ना पार्टी वाले बनाएंगे ना जनता बनाएगी। तो फिर आप, ये तो लॉजिक की बात है, कॉमन सेंस आप लगाइए, कोई नहीं बना। इसके लिए आपको बहुत बड़ा राजनीतिक विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। सर मेरा सवाल है 2024 में नीतीश कुमार जी का क्या भविष्य रहेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी का अपना भविष्य तो अब कुछ नहीं है, चूंकि वो एक बड़े जहाज में, जिसको कि आप एनडीए भाजपा कह सकती है, उसमें सवार हो गए हैं। तो जो भाजपा की ताकत है बिहार में या देश में, मोदी की को लेकर जो पॉजिटिविटी अगर है, तो उन सब का फायदा अब नेचुरली उनके उम्मीदवारों को मिलेगा, लेकिन वो फायदा विधानसभा में नहीं होगा। तो अभी मैं देखता हूं कि लोकसभा में इस निर्णय का उनको फायदा होगा, लेकिन उसके बाद कहानी खत्म है। और तेजस्वी की कहानी वहां से शुरू होगी? नहीं होगी, कहीं नहीं शुरू होगी। इसलिए कि देखिए, नीतीश कुमार को या भाजपा को बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग सिर्फ इसलिए वोट करता है क्योंकि वो कुछ भी हो जाए, वो तेजस्वी यादव आरजेडी को वोट नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं कि 15-20 साल आप लोग जंगल राज की बात करते हैं, पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं। जिस समाज के लोगों ने उस जंगल राज को 15 साल झेला है, वो चाहे कुछ भी हो जाए वापस से उनको वोट नहीं देंगे। बैक आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं प्रशांत किशोर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम, सारे लोग कहते हैं कि जैसे मोदी पर जीत का सेहरा बंधा, फिर नीतीश पर जीत का सेहरा बंधा, उसका फायदा उठाया, अब पंजाब पहुंच गए अमरिंदर सिंह के, लाओ भाई तुम्हारा काम करें। देखो, ऐसा है कि ये जो पूरी डिस्कशन है, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि एक तो हम लोग बहुत ओवर हाइप्ड है। मैंने पहले कहा, रोज कहता हूं इस बात को, मोदी जी जीते, भाजपा जीती, मोदी जी जीते, प्रशांत किशोर तो जीते नहीं। नीतीश कुमार ने अगर मुझे या अपने साथ जोड़ा या मुझे अपने काम के लिए बुलाया, तो मैं जाकर खुद तो कहूंगा नहीं कि भैया मुझे ले लो, और वो मान जाएंगे मेरे कहने से, अपने घर में किसी को बुला लेंगे। जनता मानती नहीं है जिसकी भैया आप ये काम करना जानते हो। लोग तो यही कहते हैं भैया तो मोदी जीते थे, प्रशांत किशोर जबरदस्ती का अपना पगड़ी बांध रहे हैं। उसके बाद आप बिहार गए, बिहार में नीतीश लालू जीते, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, कुछ तो जानता ही होगा, तभी तो देखो अभी तो मोदी जी के साथ था, अभी इनको हराने वाले फॉर्मेशन में भी है। फिर भी ज्यादातर लोगों ने कहा नहीं यार, इनका क्या है, तो लालू नीतीश का अपना जातीय कॉम्बिनेशन था, प्रशांत किशोर का क्या है, जबरदस्ती का ही अपना क्रेडिट ले रहे हैं। फिर आप पंजाब जीत गए, तो लोगों ने कहा नहीं भाई कुछ तो जानता ही आदमी, फिर पंजाब भी जीत गया। फिर आप तेलंगाना जीते, आंध्रा जीते, तमिलनाडु जीते, दिल्ली जीते, महाराष्ट्र जीते। जब आप 10 साल वो काम किए हैं, तब तो लोग मान रहे हैं कि नहीं भी अच्छा, इनको कुछ थोड़ा बहुत आता है। पंजाब में अमरिंदर सिंह के बारे में था, वो ढीले ढाले आदमी हैं, शाम को जल्दी सो जाते हैं, अगले दिन सुबह देर से उठते हैं। उनको मैदान में लाना और जिताना ये मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था। और मेरे जीवन का सबसे कठिन इलेक्शन अगर आप कहेंगे तो पंजाब का इलेक्शन था। आम आदमी पार्टी की वहां बहुत बड़ी हवा थी। जो रिजल्ट आपको 5 वर्ष के बाद दिखा, इससे बड़ा रिजल्ट आम आदमी पार्टी को 2017 में पंजाब में मिलता। लेकिन वो अच्छा कैंपेन हुआ, ऊपर वाले की थोड़ी मदद रही और चुनाव जीते भी हम लोग। और वहां इसलिए गए थे क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ईगो पर चोट कर दी थी? नहीं, ये तो देखिए मजाक में होता है। 2015 में 2 पार्टियों ने भाजपा को हराया। जनवरी में 2015 में आम आदमी पार्टी ने हराया भाजपा को दिल्ली में, और नवंबर में महागठबंधन के द्वारा बनाकर हम लोग जीते। तो सोशल मीडिया में जीतने पर बात ये चलने लगी कि अरे ये तो मोदी साहब को हराया है, हम लोग को हरा के दिखाओ तो माने। सोशल मीडिया में जो वॉलंटियर्स होते हैं ना, तो हम लोग के साइड जो लोग थे और कुछ आम आदमी, उन्होंने शुरू किया। तो बातचीत में ये हुआ कि अच्छा चलो भाई आम आदमी पार्टी को भी हरा के देख लेते हैं, तब इनको समझ में आएगा। फिर एक इंटरव्यू आया इकोनॉमिक टाइम्स में अरविंद केजरीवाल का। उस इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल से पत्रकार ने सवाल पूछा कि ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जो अभी महागठबंधन की मदद कर रहे थे बिहार में, वो पंजाब में कांग्रेस की मदद कर सकते हैं, इसका असर कितना पड़ेगा? तो अरविंद केजरीवाल ने हंस के, उसमें लिखा हुआ है हंसते हुए, ये कहा कि अगर प्रशांत किशोर में दम है तो आके देख ले, और अगर कांग्रेस को उन पर इतना भरोसा है तो उन्हीं को फेस बनाकर देख ले। और फिर ब्रैकेट में लिखा है कि ये इस बात को छापिएगा जरूर। ये अरविंद केजरीवाल ने पत्रकार को कहा कि इसको छापना जरूर। तो फिर मैंने वो इंटरव्यू पढ़ा, तो मैंने कहा चलो भाई एक हाथ वहीं कर लेते हैं। तो और उनको हराया भी, कायदे से हराया। 2017 में कांग्रेस को पंजाब में इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे बड़ी जीत, 77 सीट जीत कर। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल से दोस्ती भी हो गई। उसके बाद थोड़े दिन दोस्ती भी रही, दिल्ली में मैंने उनकी मदद भी की, और इसीलिए की कि वो मतलब पंजाब में अननेसेसरी मैं उस झगड़े में पड़ गया था, मुझे नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुबह उठाना मुश्किल रहा होगा। देखिए, ऐसा है, जब आप लीडर्स के साथ काम करते हैं तो उसको पहले कुछ दिनों में हम लोग एसेस कर लेते हैं कि इनके साथ किस तरह से काम होता है। अमरिंदर सिंह 11 बजे दिन शुरू करते हैं मान लो, तो उसी हिसाब से बना लिया। पहले उनसे पूछ लिया सर हफ्ते में कितने दिन करोगे, बता 5 दिन मैं काम कर सकता हूँ, 11 से 6 कर सकता हूँ। तो वैसे ही कैंपेन डिजाइन किया। और केजरीवाल को सुलाना मुश्किल रहा होगा। नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या अनुभव आपका अरविंद केजरीवाल के साथ? अरविंद केजरीवाल के साथ जो मैंने काम किया उसकी वजह मैं आपको बता दूं, कई लोगों का ऐसा दबाव था, कई लोग ऐसा सोचते थे कि मुझे आम आदमी के साथ जुड़कर लंबा प्रयास करना चाहिए।
तो मुझे मेरा अपना अपना ये स्वभाव है कि कोई इस तरह के जीवन के बड़े निर्णय लेने से पहले एक बार उनके साथ जुड़कर करीब से उनको देख ले, जान ले, समझ लें, क्योंकि कई बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी तरह के लोग आपको मिलेंगे, ओपिनियन वाले लोग आम आदमी पार्टी को लेकर। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनके बारे में बहुत अच्छी सोच रखता है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको एकदम भरोसा नहीं करता है। तो मैंने दिल्ली में ये कहा कि इनके साथ काम करके जब देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली इनके साथ लंबा काम कर सकते कि नहीं। वो काम किया, उनकी ताकत से वो जीत के भी आए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ लंबा चलना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए उनके साथ नहीं किया। वही बता दीजिए क्यों लंबा चलना मुश्किल है? लंबा चलना इसलिए मुश्किल है कि मैंने ये देखा कि उस पूरे सेटअप में कोई इंस्टीट्यूशनल या आइडियोलॉजिकल रूटिंग नहीं है उस पार्टी की। कई लोग कहते हैं कि भाजपा में ऑटोक्रेसी है, कांग्रेस में सब गांधी परिवार ही निर्णय लेते हैं, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था मैंने आम आदमी पार्टी में देखी वो बिल्कुल ही वन मैन शो है। आपने न्यूज में सुना होगा कि भाई आज कांग्रेस बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी बैठी, आप देखते हैं मोदी जी आए, नड्डा जी ने रिसीव किया, बैठक हुई, कैंडिडेट के लिस्ट जारी किए गए। एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था है, भले वो लिस्ट बनी हो अमित शाह के घर पे, लेकिन एक व्यवस्था है। आपने इस तरह की खबर कभी आम आदमी पार्टी के लिए नहीं सुनी होगी कि भाई 10 लोग बैठे, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो मैं अपने दिमाग में आई एम अ बिट मोर टुवर्ड्स स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल एफर्ट। मैं एकदम वन मैन वाले जो शो है उसमें बहुत कंफर्टेबल अपने को नहीं पाता हूं। ज्यादातर लोग जहां आपने चुनाव लड़ा आपकी तारीफ ही करते हैं, प्रशंसा करते हैं, विरोधी दल भी और जिनके जिताया उनको भी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की बात मैंने पढ़ी, उन्होंने कहा प्रशांत किशोर ने हमें लूट लिया, ये बिहारी डाकू है, इसने आंध्र प्रदेश में लाखों वोट गायब करवा दिए और हैदराबाद में आके हमारा डेटा भी चुरा लिया। अब जब आप चुनाव हारते हैं तो आपकी सल्तनत जा रही है तो थोड़ी घबराहट और थोड़ा खींच, गुस्सा तो होगा, लेकिन उसके बाद चंद्रबाबू नायडू से मेरी दोस्ती भी है, बातचीत भी होती है, और उन्होंने आकर अपनी वक्तव्य के लिए भी खेद व्यक्त किया और मैंने भी कहा कि सर मेरा कोई व्यक्तिगत आपसे है नहीं। और अभी कुछ दिन पहले मैं मिला भी था उनसे, तो मैंने उनको बताया कि सर हम तो कर नहीं सकते क्योंकि वो काम छोड़ दिया है, लेकिन मेरी आपको शुभकामना है। ना मैं जगनमोहन रेड्डी की मदद कर रहा हूँ, ना आपकी ओर से फॉर्मली कोई मदद कर पाऊंगा, लेकिन आप जीतिए और अब हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, मैंने वो काम को छोड़। लेकिन संबंध बनाने में आपकी महारत तो है, क्योंकि ममता बनर्जी भी आपको भाई मानती हैं, राखी मानती हैं, उनसे दीदी का रिलेशन है, जाते हैं घर पे चॉप खिलाती हैं बना के, और बहुत अच्छा रिलेशन है। मैं संबंधों को बिगाड़ता नहीं हूँ, बिना वजह बेवजह मैं संबंधों को बिगाड़ता नहीं हूँ। और जिन मेरे मदर फादर ने जो मुझे सिखाया है कि जिन लोगों ने भी जीवन में आपकी कभी मदद की हो किसी फॉर्म में, उनके प्रति आपको एहसानमंद होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। इस केस में तो आपने उनकी मदद की, इतना बड़ा चैलेंज उनके सामने था नरेंद्र मोदी और वो लोग भी अच्छे से ट्रीट करते हैं। मेरी उनसे अपेक्षा है नहीं कि मैं राज्यसभा चला जाऊं, उन्होंने उस तरह के सारे ऑफर दिए होंगे। जिनके साथ भी आप काम करते हैं लोग इस तरह के ऑफर देते हैं कि आप राज्यसभा में चले जाइए, आप हमारे पार्टी में रहिए, लेकिन मेरा वो लक्ष्य नहीं है जीवन में कि मैं किसी पार्टी से राज्यसभा में चला जाऊं। इसलिए मैं मतलब संबंध बने रहते हैं, मैं अपना काम, अपनी जर्नी लेकर आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन ये आज भी लोग जानना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव मुश्किल चुनाव था, लगता था कि बीजेपी 200 सीटें जीतेगी, पूरी ताकत लगाई थी, एकदम हिंदुत्व की लहर दिखाई दे रही थी, ममता बनर्जी जहां जाती थी जय श्री राम के नारे लगते थे, लेकिन वो पासा पलट दिया। मैं वहां जून 2019 में गया था और मई 2021 में चुनाव के रिजल्ट आए। 2 साल कोरोना के उस दौर में भी एक घर नहीं आए, कोई दूसरा काम नहीं किया, बंगाल के एक एक बूथ, गांव, ब्लॉक उसको समझा, प्रयास किया। और 2-3 चीजें जो हम लोगों ने करी वहां पे, जिस पर मीडिया ने इतना ध्यान नहीं दिया और बीजेपी ने भी ध्यान नहीं दिया। पहला जो हम लोगों ने एक कैंपेन वहां किया दीदी के बोलो, जिसमें कोई 75 लाख लोगों ने फोन करके दीदी को बताया, मतलब उनके ऑफिस को बताया कि उनकी परेशानी क्या है, उनकी शिकायत क्या है, उनकी समस्या क्या है, वो किस बात से नाराज हैं। और फिर उसके बाद एक वहां मैंने कार्यक्रम लॉन्च किया था द्वारे सरकार, जिसमें करीब करीब 2 करोड़ 80 लाख लोग खुद से चलकर कैंप में आए और उनकी समस्याओं का निपटारा किया गया। अब मीडिया को मैं ये बताता हूं तो लोग कहते हैं हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए ये आदमी आपका छोड़कर टीएमसी का चला गया, उससे क्या होगा? मैं उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पब्लिक अगर साथ में आएगी तो व्हाट एज ए कैंपेन मैनेजर हम लोग क्या करते हैं, अगर एक लाइन में आप मेरी जॉब समरी पूछेंगे तो हमारा काम है नीचे के लोगों की बात को सुनना और सुनकर एक कोहेरेंट रिस्पॉन्स तैयार करना। ये जो हिंदी में हम लोग कहावत सुनते हैं कि राजा भेष बदल कर निकले तो उनको पता चला, इसमें जीवन की बहुत बड़ी रूलिंग क्लास के लिए एक सीख है। क्यों बताया जाता है? ये लाइन, राजा जो भी है, जो भी चेयर पे बैठा है, उसके लिए ग्राउंड की स्थिति को सुनना समझना करीब करीब इंपॉसिबल है। चाहे वो कितना बड़ा ग्रास रूट लीडर हो, चाहे उसका कितना बड़ा तंत्र हो, चाहे जितने लोग उसको फीडबैक दे रहे हो, उसको सही जानकारी नहीं मिलती है। तो हम लोग का काम है कि ऑन द बिहाफ ऑफ द लीडर वी हियर व्हाट पीपल आर टॉकिंग ऑन द ग्राउंड, और 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वी गेट दैट राइट। अगर आप उसको कोहेरेंट तरीके से सुने और उसको रिस्पॉन्ड करें तो जनता को इसमें थोड़ी ना इंटरेस्ट है कि किसको लाएं किसको हटाएं, उनको तो अपनी परेशानियों से मतलब है। वो एक सेंसिटिव गवर्नमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं ऐसी गवर्नमेंट जो कि रिस्पॉन्सिव हो उनके नीड्स की। जो लीडर ऊपर बैठते हैं उनको पता ही नहीं चलता है, नीचे से सब कुछ खिसक जाता है। जो लोग दूर से ममता बनर्जी को देखते हैं लगता है कि वो वन मैन शो है, वो किसी की बात नहीं सुनती, जो चाहती हैं वो करती हैं। नहीं, मुझे ये बात लोगों ने बताया था जब ये अनाउंस हुआ कि मैं उनको मदद करने जा रहा हूं, कि लोगों ने ये लिखा कि अरे ये तो वाजपेयी जी की बात नहीं सुनी, प्रशांत किशोर किस खेत की मूली है, भाजपा वालों ने भी कहा। लेकिन मेरा अपना अनुभव दीदी के साथ 2 साल का, उन्होंने शायद ही कभी किसी बात को लिए ना कहा हो, अपना काम करने का उनका तरीका है, लेकिन मुझे 2 साल काम करने में उनके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो कुछ भी हम लोग करना चाहते थे या समझते थे कि करना सही है वो कर पाए, और उसका नतीजा भी आपको देखा। टीएमसी वहां जीती है बड़ी बात नहीं है। टीएमसी 15 साल 20 साल के अपने एग्जिस्टेंस में सबसे बड़ी 48% वोट लेकर बंगाल जीती, जो कभी किसी ने सोचा। उनका वोट परसेंटेज 6 परसेंटेज पॉइंट बढ़ गया
43 से बढ़कर 48% वोट बढ़ गया। इंक्रीमेंटल वोट हम लोग लेकर आए, वो बहुत बीजेपी का हमेशा एक्सप्लेनेशन रहता है कि वहां पर 30-32% मुसलमान वोट है और ममता बनर्जी को ये सारे एन ब्लॉक पड़ते हैं। नहीं, 27% मुसलमान है, ममता बनर्जी को 48% वोट आया है, तो सिर्फ मुसलमानों के वोट होते तो 48% वोट कैसे आता? आपके कैंपेन्स के नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे चाय पर चर्चा, पंजाब द कैप्टन, कैप्टन द पंजाब, तो आपके पास ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आते कहाँ से हैं? ये मेरे आइडिया नहीं होते, जो बच्चे काम करते हैं हम लोग के साथ। तो मैंने आपको बताया कि हमारा पूरा काम है बस लिसनिंग का। तो जैसे अगर मुझे कोई कैंपेन का नाम बनाना है और 50 बच्चे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि सब कोई लिखो, 2-2, 3-3, 4-4, 5 नाम लिखो, फिर उसी में से कुछ 4-5 निकल के आते हैं, फिर उसको लेकर हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं। जैसे चाय पे चर्चा, जिसकी सबसे बड़ी चर्चा होती है चाय पे चर्चा की, इसका नाम चाय चौपाल मोदी जी ने सजेस्ट किया, इसका नाम रखिए चौपाल। उनके दिमाग में था कि इसको चाय चौपाल कहा जाए, और मेरे डेटा से या फील्ड से मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, इसको चाय पे चर्चा ही कहा जाए। और मतलब मोदी जी वो मान नहीं रहे थे, तो फिर भी वी वेंट अहेड विद चाय पे चर्चा, और एकदम आइकॉनिक बन गया। लोग अभी तक उसी को चलाए जा रहे हैं। तो अगेन वी गो बाई द विजडम ऑफ क्राउड, व्हाट पीपल थिंक दे लाइक, वी गो विद दैट। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा समझ वाला हूं या मुझे सपने में ये नाम आते हैं। जो नाम वेरियस ऑप्शंस मिलता है उसको ऑब्जेक्टिवली विदाउट गेटिंग कि भैया अच्छा मोदी जी ने बोला है तब तो इसको चेक भी क्यों करेंगे, तो 4-5 नाम आए, उसको चेक किया, सर्वे किया, लोगों से पूछा, लोगों को लगा नहीं चर्चा ज़्यादा इफेक्टिव है तो चर्चा लगा लिया। आप जितने अपने आप को मॉडेस्ट कहते हैं, जनता उतना नहीं मानती, लोग भी उतना नहीं मानते। अब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं जी, तो किसी पार्टी ने आपको अप्रोच किया है कि आके जरा हमारी रणनीति बना दीजिए? नहीं, लोग देखो बात करते रहते हैं, लेकिन 2021 में जब मैंने फॉर्मली कह दिया कि मैं उस स्पेस में ही नहीं हूं, तो स्वाभाविक तौर पे लोग जान रहे हैं कि मैं अवेलेबल नहीं हूं। तो जब मैं अवेलेबल ही नहीं हूं, मैं 16 महीने से तो बिहार के गांव में रह रहा हूं, तो मैं किसी की मदद कैसे करूंगा। लेकिन स्वाभाविक तौर पर लीडर जो जानते हैं वो फोन करके थोड़ी बहुत बात या कभी मिले तो बातचीत हो सकती है, लेकिन मैं एक्टिवली जो काम करता था उस काम को ना करता हूं, ना मैं आगे कभी जीवन में किसी के लिए नहीं करूंगा। अब समय कम बचा है, लेकिन जिस बैक आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं पॉलिटिकल रणनीतिकार प्रशांत किशोर। आपकी अदालत में अगला एग्जाम। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मोदी जी को पीएम बनाया, इतने सारे सीएम बनाए, अब मैं खुद मैदान में उतर के मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। नहीं, ऐसा कोई एस्पिरेशन नहीं है मेरा। मैं जो प्रयास कर रहा हूं कि जो मैंने जीवन में पिछले 20 साल सीखा, पहले 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में और फिर 10 साल पॉलिटिकल स्पेस में, मेरी एक अपनी सोच है कि इट इज़ टाइम फॉर मी टू गिव बैक टू माई प्लेस विच इज़ बिहार। आज बिहार देश का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक नई व्यवस्था बनाई जाए, और उस व्यवस्था को बनाने में मैं कुछ अगर योगदान कर सकता हूँ, लीड कर सकता हूँ, जिम्मेवारी ले सकता हूँ, तो वही करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रशांत जी, जिस चीज के लिए आपको पूरे देश की जनता अप्रिशिएट करती है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर अप्रिशिएट करते हैं, सब मानते हैं कि आप एक रणनीतिकार हैं, आप एक अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी पहचान है, उसको छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि जो मैं करना चाहता हूँ जीवन में, वो जो चीज़ छोड़ा उससे बहुत बड़ी है। बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता जो आज 25, 30, 40, 50 सालों से पिछड़ गई है पूरे देश के मुकाबले। बाहर जब आप बिहार से जाते हैं तो बिहारी कहा जाना ही एक तरह से गाली, अपमान बना हुआ है। उस चीज़ को सुधारने के लिए एक बहुत बड़े प्रयास की जरूरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार से होने के नाते अगर ये प्रयास अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा। इसलिए मैंने ये जिम्मेवारी खुद पर ली है, और काम मैं वही कर रहा हूँ जो पहले करता था। पहले मैं नेताओं को सलाह देता था, पहले उनको बताता था कि तुम अपने पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे आप बनाओ, कौन सा कैंपेन करो, जनता को कौन सा मैसेज लेकर जाओ, कैसे चुनाव लड़ो, कैसे जीत कर आओ। काम मैं वही कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ मैंने उसके पात्र बदल दिए। अब मैं नेता और दल को नहीं, बिहार की जनता को समझा रहा हूं, गांव का जाकर आप समझाते नहीं, मैंने आपके भाषण देके आप जनता को डांटते हैं। बिल्कुल डांटता हूं। आप जनता से कहते हैं 500-500 रुपए लेके मुर्गा भात लेके तुम वोट दे देते हो। बिल्कुल, उनको मैं ये बता रहा हूं, और ये कई लोग मुझे अभी कहते हैं कि भैया आप तो लताड़ रहे हैं लोगों को। तो ये एक नया अटेम्प्ट भी है राजनीतिक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में। अगर आप देखेंगे, मैं उनको ये बता रहा हूं कि आप जो गलती कर रहे हैं, जब तक आप उसको नहीं सुधारोगे तब तक कोई नेता को गाली देने से बात नहीं बनेगी। और मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे जनता जनार्दन हैं, आप मेरे माई बाप हैं, आप मुझे वोट दे दो, मैं आऊंगा सब ठीक कर दूंगा। मैं उनको ये कह रहा हूं, जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक ये सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार ने सबके राज देख लिया। जी, मैंने आपको वहां के मुस्लिम लोगों से बात करते हुए सुना है, आप उनसे कह रहे हैं कि तुमसे ज्यादा मुर्दा कौम मैंने नहीं देखी। नहीं, ये सब मैंने मुर्दा कौम नहीं कही। मैंने ये कहा है कि आपसे ज्यादा डरा हुआ कौम मैंने नहीं देखा है, क्योंकि जब आप मुसलमानों से मिलते हैं तो वो आपको अक्सर मुस्लिम लोग ये कहते हुए आपको मिलेंगे कि हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। और मैं उनको ये बता रहा हूं कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपका जो राजनीतिक बिहेवियर है वो तो उससे मेल नहीं खाता है, क्योंकि आप तो सिर्फ वोट इसलिए दे रहे हैं कि आपको भाजपा से डर लग रहा है। तो अगर आप अपने और अपने कौम की, अपने समाज की बच्चों की बेहतरी चाहते हैं तो उस डर से निकलिए, और जो आपके लिए बेहतर कैंडिडेट है, जो बेहतर उम्मीदवार है, उसको वोट कीजिए। सिर्फ भाजपा को हराने के नजरिए से वोट मत कीजिए, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने को जिताने के लिए वोट कीजिए, डरिए मत। ये बात बता रहा हूं। और ये मैं एकमात्र आदमी हूं जो ये मुसलमानों के बीच में बैठ के उनको ये कहता हूं। मैं मुसलमानों को ये बात कह रहा हूं कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं। मैंने उसी वीडियो में ये भी कहा है कि आपकी हालात इसलिए ऐसे हैं कि आपकी कौम में, जो पैगंबर साहब ने बताया कि जीवन में बिना जद्दोजहद के कुछ हासिल नहीं होता है, और आज का मुसलमान, आज का जो राजनीति करने वाले जो मुसलमान है, वो जद्दोजहद नहीं करना चाह रहे हैं, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, वो संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। वो कोई ना कोई देख रहे हैं, कोई अलायंस बन जाए, कोई आदमी खड़ा हो जाए, कोई ममता दीदी आ जाए, कोई राहुल आ जाए, कोई लालू आ जाए, कोई प्रशांत किशोर आ जाए, और वो हमें भाजपा से निजात दिला दें। वो हो नहीं सकता है।
क्योंकि ये बात मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, ये तो जो उनके कौम में बातें बताई गई हैं, जो कौम की बुनियादी बातें हैं, मैं उनको बता रहा हूं कि आपको प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपने कौम की जो बुनियादी बातें हैं सामाजिक जीवन के सामाजिक राजनीतिक जीवन के नजरिए से, उन बातों को अपनाएंगे तो आपकी स्थिति बेहतर होगी। तो आप चुनाव भी लड़ेंगे, पार्टी भी बनाएंगे, बिहार में सरकार भी बनाएंगे? बिहार में जनता पार्टी भी बनाएगी, वो चुनाव भी लड़ेगी, और भगवान ने चाहा तो अगली बार जब आपकी अदालत में मैं आऊंगा तो वहां से जीत कर ही आऊंगा। हम एक दो सवाल और ले सकते हैं जी? सर, मेरा ये सवाल था कि आपको कई ऑफर आए आपकी लाइफ में मूवी बनाने के लिए, और आप हाल ही में सुनने में आता मुंबई गए शाहरुख खान जी से मिलने, तो आप इसी सिलसिले में मिलने के थे, बात सच है? नहीं, शाहरुख खान जी से मिलने एज ए दोस्त मित्र के नाते गए थे। वो कई बार मिल चुके हैं, वो जाते रहते हैं। तो कभी एक खबर चूंकि आ गई तो मीडिया वालों ने उसको एक और एक जोड़ दिया कि प्रशांत किशोर मिल रहे हैं शाहरुख खान से। इसका मतलब या तो शाहरुख खान पॉलिटिक्स में आ रहे हैं या प्रशांत किशोर पर पिक्चर बनाने जा रहे हैं। दोनों में कोई बात नहीं है। हम लोग एक ट्रस्ट को लेकर, एक बिहार देश में एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनाने को लेकर हमारी उनसे कई बार बात हुई थी, उसी संदर्भ में मिले थे। फिल्म बनाने की जहां तक बात है, वो ऑफर लोग देते हैं, आ रहे हैं, कई लोग मिले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में ऐसा कुछ नहीं कर लिया है जिस पर फिल्म बनाने की जरूरत है। तो मैं उनको अभी तक तो सबको पोलाइटली, अगर आपके ऊपर फिल्म बने तो उसका किरदार कौन प्ले करेगा? अब मुझे लगता है कि अभी फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है। किरदार अगर प्ले करना है तो मुझे लगता है समबडी लाइक मनोज बाजपेयी कैन प्ले द रोल, और पंकज त्रिपाठी, ये दोनों लोग हमारे दोस्त हैं, बिहार के हैं, और बिहार के हैं, दोनों दोस्त भी हैं, और उत्तर भारत की कम से कम राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों से ज्यादा वाकिफ हैं। तो दोनों में कोई एक रोल कर सकते हैं। प्रशांत जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और अच्छी बात है, आपने किसी बात को टालने की कोशिश नहीं की, सीधे सीधे जवाब दिए, सच्चाई से जवाब दिए। हमें आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया प्रशांत किशोर पर। उनसे उनकी राजनीतिक स्ट्रेटेजी के बारे में पूछा, नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा, राहुल गांधी के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में, हर लीडर के बारे में जिसके साथ उन्होंने काम किया है। उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज नरेश कौशिक के फैसले का। आपकी अदालत में आज का मुकदमा थोड़ा असाधारण था। ये दरअसल दो राजनीतिक पंडितों के बीच में बातचीत थी। प्रशांत किशोर तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, सब जानते हैं, और रजत शर्मा भारत के वरिष्ठतम राजनीतिक पत्रकारों में से हैं। और आप जानते हैं कि भारत में हर व्यक्ति का राजनीतिक दृष्टिकोण होता है, हर तीसरा आदमी पॉलिटिकल कमेंटेटर होता है, और लगभग हर पत्रकार अपने को राजनीति का विशेषज्ञ समझता है, जबकि ऐसा नहीं है। सच बात यह है कि भारत में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो हैं प्रशांत किशोर। ये दरअसल दुनिया में, खासकर पश्चिमी देशों में तो ये परंपरा है, व्यावसायिक रूप से लोग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रशांत किशोर ने एक नई परंपरा शुरू की है, और इसलिए ये अदालत उनको ये निर्देश देती है कि आप अपना जन स्वराज अभियान जारी रखें, लेकिन आप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को ना छोड़ें। भारत को बहुत ज़रूरत है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की, और आप भारत के अकेले पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं इस अदालत के विचार से, इसलिए आप इसको ना छोड़ें, इसको जारी रखें। लेकिन आपको अपने जन स्वराज अभियान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले वर्षों में जिस तरह के हालात बिहार में रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों की बिहार को बहुत ज़रूरत है। बिहार को विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़े प्रयास की जरूरत है, और जनसुराज एक अच्छा प्रयास है। लेकिन मैं भी नरेश कौशिक की बात से सहमत हूं। उन्हें जो अपना राजनीतिक रणनीतिकार का रोल है वो नहीं छोड़ना चाहिए। ये भूमिका करने के लिए आज